इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सबसे पहला फॉर्मूला था Q मतलब चार्ज इज इक्वल टू N इंटू E, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो Q का मतलब क्या है यहाँ पे? चार्ज है। और C का मतलब यहाँ पे कूलम्स है। C का मतलब कूलम, Q का मतलब चार्ज, N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E का मतलब तो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन है। ये पहला फॉर्मूला। दूसरा, आपकी वोल्टेज की डेफिनेशन थी वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू इंफिनिटी या फिर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए क्रिएट करना पड़ता है ताकि आपका चार्ज फ्लो हो, विच इज इक्वल टू वर्क डन टू मूव अ चार्ज, V इज इक्वल टू W बाय Q, जिसमें से V के यूनिट्स क्या होते थे? वोल्ट, और W के यूनिट जूल्स, और Q के यूनिट्स कूलम। ठीक है, तो 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। और इसको मेजर करने के लिए डिवाइस जो यूज होता है वो कौन सा होता है? वोल्टमीटर, जो हमेशा किस में लगता है? पैरेलल में। पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है? सेम। और पैरेलल में इसलिए लगता है क्योंकि वोल्टमीटर की जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है, बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, इसलिए ये हमेशा पैरेलल में लगता है। ये दो रीजंस है इसके पैरेलल में रखने के, तो ये दोनों मालूम होने चाहिए और बताना है आप। तो इसकी रेजिस्टेंस इतनी हाई होती है कि जैसे सपोज ये मेरा डिवाइस है, इसके अक्रॉस मुझे मेजर करना है वोल्टेज, तो आपका करंट यहाँ जाएगा ही नहीं क्योंकि रेजिस्टेंस बड़ी हाई है, सारा करंट इसके थ्रू ही जाएगा, तो आपके करंट में कोई चेंज नहीं आएगा, वोल्टेज ड्रॉप में कोई चेंज नहीं आएगा। करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विच इज Q बाय T। I के यूनिट्स क्या होते हैं? एम्पेयर। तो 1 एम्पेयर होता है व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोज इन 1 सेकेंड। जो ये इसके लिए मेजर करने के लिए डिवाइस है वो कौन सा होता है? एमीटर। एमीटर किस चीज में कनेक्ट होता है? सीरीज में, क्योंकि सीरीज में करंट क्या होता है? करंट सेम रहता है सीरीज में, और साथ में एमीटर की जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है? बहुत ज्यादा लो होती है, बहुत लो होती है। देन उसके बाद अगला आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो ये स्टेट करता था कि जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के साथ, बट कहाँ? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और सिर्फ कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं, ओमिक कंडक्टर्स में भी। सिर्फ ओमिक कंडक्टर्स के साथ ऐसा, सब कंडक्टर्स में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ओमिक कंडक्टर्स में ही है ऐसा। इसका जो ग्राफ बनता था वो आपका स्ट्रेट लाइन बनती थी, VI ग्राफ, और इसकी जो स्लोप होती थी वो हमें क्या प्रोवाइड करती थी? रेजिस्टेंस। बिल्कुल, अगर ये VI ग्राफ है और मेरे को यहाँ पे अलग अलग ग्राफ्स दिए हुए R1, R2, R3 अलग अलग रेजिस्टेंस है, तो जिसका एंगल सबसे बड़ा है, एंगल फ्रॉम आई चेक करना है, जिसका एंगल आई से सबसे बड़ा होगा उसकी रेजिस्टेंस भी क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। आई कहां पर भी हो, चाहे वाई एक्सिस पर हो चाहे एक्स एक्सिस पर, एंगल उसी से मेजर करना है आपने। ठीक है, देन उसके बाद ओम्स लॉ के बाद आपके पास आता था रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। रेजिस्टेंस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, R इज इक्वल टू रो L बाय A। R के यूनिट्स क्या होते हैं? ओम्स, सिंबल होता है ये ओमेगा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? ओमेगा। और इसमें एक G भी होता है जिसको कंडक्टेंस कहते हैं। ये वैसे यूज हुआ नहीं है, बट अगर आगे कभी एग्जाम में तो मालूम होनी चाहिए। इसके यूनिट्स उल्टे होते हैं, इसको बोलते हैं मो, ओम का उल्टा मो। ठीक है, कंडक्टेंस मतलब बिल्कुल उल्टा होता है रेजिस्टेंस का, बिल्कुल ऑपोजिट होता है। ओके, इसको रो को क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। इसके यूनिट्स होते हैं ओम्स मीटर। ठीक है, और कंडक्टर की रेजिस्टिविटी, एलॉयज की रेजिस्टिविटी, इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी में सबसे ज्यादा इंसुलेटर की होती है और कंडक्टर की सबसे कम होती है। एलॉयज जैसे नाइक्रोम, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटेन, ये मेरे एलॉयज हैं, ये हीटिंग इफेक्ट के लिए यूज होते हैं एज अ हीटिंग एलिमेंट। सबसे ज्यादा इंसुलेटर की होती है, इसलिए इतनी होती है कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होती है। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की वजह से ये कंडक्ट ही नहीं करते इंसुलेटर से। प्लग्स के जो स्विचेस होते हैं वो हम इंसुलेटर के बनाते हैं। एलॉयज से हीटिंग एलिमेंट बनते हैं और कंडक्टर से हम वायर्स बनाते हैं। देन उसके बाद आपके पास आता था रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन पैरेलल एंड रेजिस्टेंस इन सीरीज। रेजिस्टेंस इन सीरीज RS किसके इक्वल होता था? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन। और रेजिस्टेंस इन पैरेलल होता था 1 बाय R पैरेलल, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस सो ऑन। इसमें रेजिस्टेंस हमेशा क्या होती है? लो। इसमें हमेशा क्या होती है? हाई। इसमें इफ वन ब्रेक सारे डिवाइसेस वर्क करने बंद कर देते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें मैं हर एक लिए इंडिविजुअल स्विचेस लगा सकता हूँ, इसमें मैं स्विचेस नहीं लगा सकता, सिंगल स्विच फॉर ऑल। ठीक है, इसमें वोल्टेज डिवाइड हो जाती है, इसमें वोल्टेज क्या रहती है? सेम रहती है। देन उसके बाद आपके पास फॉर्मूला आता था पावर का। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाती है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। पावर का नॉर्मल फॉर्मूला होता है पावर इज वर्क अपॉन टाइम, ये याद रखना है, या फिर एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम। ये जो एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम या वर्क अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला है
पावर का, ये तब यूज होता है जब कमर्शियल यूनिट वाला क्वेश्चन आता है। तो उस केस में मुझे एनर्जी निकालनी होती है, तो एनर्जी होती है पावर इंटू टाइम, वॉट इंटू सेकेंड। बट अगर मैं आर में करूंगा तो मैं इसके यूनिट्स क्या लेता हूँ, कमर्शियल यूनिट के अकॉर्डिंग किलो वॉट आर, ये मेरे कमर्शियल यूनिट है, ये याद रखना है। और कमर्शियल यूनिट का जूल्स के साथ, वैसे एनर्जी के यूनिट्स क्या होते हैं, जूल्स। वर्क की यूनिट्स भी क्या होते हैं, जूल्स ही होते हैं। पावर की यूनिट्स क्या होते हैं, वॉट। और टाइम किस में लेते हैं इसमें, सेकेंड्स। तो 1 किलो वॉट आवर जो होता था वो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स के इक्वल होता है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। याद है इसके क्वेश्चंस में आप किलो अपनी तरफ से लेकर आते थे और नीचे 1000 लिखते थे, और टाइम हमेशा आप सेकंड्स में लेते थे। ठीक है, ये मेरे पास पावर इंटू टाइम एनर्जी के यूनिट्स हो गए। और इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग पावर के 3 फॉर्मूलाज हैं, वी आई, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाय आर, ये 3 फॉर्मूलाज है मेरे पावर के। और पावर इन सीरीज, इसके ऊपर एक क्वेश्चन था, बड़ा इजीली हो जाते, 2-3 क्वेश्चन है। एंड पावर इन पैरेलल, तो सीरीज में उल्टा होता है, 1/p सीरीज इज इक्वल टू 1/p1 प्लस 1/p2 प्लस 1/p3 सो ऑन। और पैरेलल के अंदर डायरेक्ट ऐड हो जाता है, p1 प्लस p2 प्लस p3। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखनी है चीजें, क्वेश्चंस को आसान करती है। देन उसके बाद आपके पास हीट का फॉर्मूला होता है। हीट का मतलब ही क्या होता है बेटा, एनर्जी। और अभी ऊपर हमने देखा वो पावर इंटू टाइम था। पावर के 3 फॉर्मूलाज थे, वी आई, आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाय आर। तो सबके साथ क्या लगा दिया हमने, टी। तो ये मेरे हीट के फॉर्मूलाज हो गए। और उसमें से जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कौन सा है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो है वो मेरे पास आई स्क्वायर आर टी वाला है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला, ये याद रखना है, पूछा जा सकता है। हीट के यूनिट्स क्या होते हैं, जूल्स। और यहाँ पे टाइम किस में लेना है अपने, सेकेंड्स में। बट जिस क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ हीट बोल दिया, तो रेट ऑफ हीट का मतलब होता है हीट अपॉन टाइम, तो वो बेसिकली पावर निकालने के लिए कह रहे हैं, वहां पे टाइम का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखना है। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, उसमें रेट ऑफ हीट पूछ रहा था और उसमें टाइम दिया हुआ है, तो टाइम का कोई यूज ही नहीं है उसमें, आप डायरेक्ट क्या करोगे, पावर का फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रख। तो यही थे मेरे फॉर्मूलाज। फिर इसकी डेरिवेशन आती है, डेफिनेशन आती है, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। बस इतनी है। तो एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो तो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट यहाँ पे 1 होता है, तो आई स्क्वायर आर। ठीक है, बस इतनी है। रियोस्टेट का सिंबल मालूम है सबको, ठीक है, ये रियोस्टेट होता है, आर एच से इसको लिख देते हैं, ये याद रखना है। वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको। ठीक है, बाकी इसमें जब आपको ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट करना है तो आप सिंपल कौन से वाला कर सकते हो, 1 बैटरी, 2 बैटरी, 3 बैटरी एंड 4 बैटरी, और यहाँ पे ऐसे डॉटेड। ठीक है, ऐसे डॉटेड करके तो इस तरीके से बना दोगे तो आपका काम चल जाएगा इसमें।